सोचिए आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं और एक नया ट्रेंड देखते हैं, एक हैशटैग जो रातों रात वायरल हो गया है। लेकिन ये कोई डांस चैलेंज या मीम नहीं है। ये एक ऐसा ट्रेंड है जो पहली नजर में एक साहसी, एक नारीवादी क्रांति जैसा लगता है, पर जैसे जैसे आप इसकी परतें खोलते हैं आपको एहसास होता है कि ये समाज के लिए और खासकर बच्चों के लिए एक बहुत गंभीर खतरा बन सकता है। आज हम एक ऐसे ही विवाद पर गहरी पड़ताल करने वाली हैं जिसने हाल ही में इंटरनेट पर तूफान ला दिया था। मामला जुड़ा है #ProudRandy हैशटैग से। इस मुद्दे की जटिलताओं को समझने के लिए हमारी आज की चर्चा का केंद्र है लेखक और पसमानदा बुद्धिजीवी अब्दुल्ला मंसूर का एक बहुत ही तीखा और विचारोत्तेजक लेख, जिसका शीर्षक है प्राउड RD विवाद, एसी कमरों का छद्म फेमिनिज्म। बिल्कुल। और इस लेख के चश्मे से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक सोशल मीडिया का शोर था या इसके पीछे शहरी और ज़मीनी नारीवाद का टकराव, विशेषाधिकार यानी प्रिविलेज की बहस और सबसे अहम बच्चों के मनोविज्ञान पर पड़ने वाले असर जैसे कई गहरे सवाल छिपे हैं। ये चर्चा सिर्फ उस हैशटैग के बारे में नहीं है, बल्कि डिजिटल युग में हमारी जिम्मेदारियों के बारे में भी है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। एक दिन अचानक से हजारों लड़कियां एक गाली को गर्व से क्यों लिखने लगी? किसी ने तो ये चिंगारी लगाई होगी। हाँ, ये चिंगारी एक वीडियो से लगी। एक वीडियो से? जी। इन्फ्लुएंसर दिविजा भसीन, जिन्हें ऑनलाइन ऑकवर्ड गोट के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने एक वीडियो बनाया। इसमें उन्होंने रंडी जैसे बेहद अपमानजनक और महिला विरोधी शब्द को रिक्लेम करने की बात की। रिक्लेम करने का मतलब है एक ऐसे शब्द को जिसे समाज गाली की तरह इस्तेमाल करता है, उसे अपनाकर उसकी ताकत को खत्म कर देना। उनका तर्क था कि अगर कोई आपको इस नाम से चढ़ाता है तो आप उसे ही अपनी पहचान बना लो ताकि उस शब्द का जहर खत्म हो जाए। एक मिनट, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। ये विचार सुनने में तो जाना पहचाना लगता है। हाँ। पश्चिमी देशों में स्लट वॉक जैसे आंदोलन हुए हैं जहां महिलाओं ने अपने पहनावे पर होने वाली टिप्पणियों के खिलाफ ऐसे ही आपत्तिजनक शब्दों को अपनाकर विरोध जताया था। उसे तो काफी हद तक सशक्तिकरण के एक तरीके के तौर पर देखा गया। सही बात है। तो फिर भारत में ये इतना खतरनाक क्यों हो गया? क्या सिर्फ समाज का फर्क है या इस ट्रेंड को लागू करने के तरीके में कोई बड़ी गलती थी? आपने बिल्कुल सही नफ्स पकड़ी है। यहीं पर इस पूरे विवाद की जड़ है। सैद्धांतिक तौर पर किसी शब्द को रिक्लेम करने का विचार नया नहीं है, लेकिन अब्दुल्ला मंसूर अपने लेख में यही तर्क देते हैं कि किसी भी विचार को आंख बंद करके एक समाज से उठाकर दूसरे समाज पर थोपा नहीं जा सकता। पश्चिम और भारत के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। भारत में रंडी शब्द का सीधा जुड़ाव सिर्फ किसी के चरित्र पर उंगली उठाना नहीं है, बल्कि इसका गहरा संबंध वेश्यावृत्ति, यौन शोषण और जातीय उत्पीड़न से। तो जब ये ट्रेंड #ProudRandy हैशटैग के साथ वायरल हुआ तो ये एक सैद्धांतिक बहस नहीं रह गया। और यहीं से मामला बच्चों तक पहुंच गया, जो शायद सबसे ज्यादा चिंता की बात थी। निश्चित रूप से। लेख में इस बात पर गहरी चिंता जताई गई है कि 13-14 साल की नाबालिग लड़कियों ने उन्होंने अपने इंस्टाग्राम बायो में से लिखना शुरू कर दिया। अरे बाप रे। ऐसे वीडियो सामने आने लगे जहां छोटी छोटी बच्चियां इस गाली को गर्व से दोहरा रही थीं, शायद बिना इसका पूरा मतलब समझे। और यहीं पर समाज का एक बड़ा तबका हरकत में आया। कई जगहों पर FIR दर्ज हुई और पुलिस को पॉक्सो एक्ट के तहत संज्ञान लेना पड़ा। पॉक्सो एक्ट, क्या आप इसे हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ा आसान भाषा में समझा सकते हैं? जरूर। पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये कानून खास तौर पर बच्चों को किसी भी तरह के यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए बनाया गया है। ओके। तो जब नाबालिग लड़कियां खुले आम इस तरह के यौनिक अर्थ वाले शब्द का इस्तेमाल करने लगी तो कानून की नजर में ये उनके यौनीकरण सेक्सुअलाइजेशन और उन्हें वयस्क सामग्री की तरफ धकेलने जैसा माना गया। लेख यही सवाल खड़ा करता है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अनजाने में बच्चों को एक खतरनाक रास्ते पर धकेला जा रहा था। ठीक है, तो एक तरफ बच्चों की सुरक्षा का गंभीर मुद्दा है, लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, इन इन्फ्लुएंसर्स का इरादा क्या था? क्या ये वाकई एक सामाजिक सुधार की मुहिम थी जो गलत दिशा में चली गई, या फिर इसके पीछे कोई और मकसद था? लेख में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, रेज बेटिंग। ये मेरे लिए नया था, इसका क्या मतलब है? रेज बेटिंग ये आज के डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत ही चालाक और खतरनाक हथियार है। इसे ऐसे समझिए कि आप इंटरनेट पर जानबूझकर एक छोटी सी आग लगाते हैं और फिर लोगों को बुलाते हैं कि देखो देखो यहाँ आग लगी है।
आप ऐसा भड़काऊ और विवादित कंटेंट बनाते हैं जिससे लोगों को गुस्सा आए। वो गुस्से में कमेंट करेंगे, बहस करेंगे, उसे शेयर करेंगे और कहेंगे कि देखो ये कितनी वाहियात बात है। और जितना ज्यादा गुस्सा उतनी ज्यादा एंगेजमेंट, और एल्गोरिदम को लगेगा कि ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो उसे और ज्यादा लोगों को दिखाएगा। बिल्कुल, ये एक तरह का डिजिटल चारा है जिसमें गुस्से को मछली की तरह फंसाया जाता है। मंसूर का आरोप यही है कि ये कोई सामाजिक क्रांति नहीं बल्कि अपनी सोशल मीडिया की दुकान चलाने, फॉलोअर्स और एंगेजमेंट बढ़ाने की एक सोची समझी रणनीति थी। मकसद समाज सुधार नहीं बल्कि खुद को वायरल करना था। और जब इस ट्रेंड की आलोचना शुरू हुई तब इन इन्फ्लुएंसर्स ने क्या किया? लेख के मुताबिक उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने कुतर्कों और लेबलिंग का सहारा लिया। उनका एक तर्क था, अगर मर्द औरतों को गाली देते हैं तो औरतों को भी वो गाली अपना लेनी चाहिए। लेखक इस तर्क की तुलना इस बात से करते हैं कि अगर समाज में कोई बीमारी फैली है तो उसका इलाज खोजने के बजाय हम सब जानबूझकर बीमार पड़ जाएं ताकि बीमारी का डर खत्म हो जाए। ये तर्कसंगत नहीं है। और जब लोगों ने इसका तार्किक विरोध किया तो एक पैटर्न देखने को मिला। कैसा पैटर्न? आलोचकों का मुंह बंद करने के लिए उन्हें लेबल चिपका दिए गए। अच्छा। अगर किसी पुरुष ने कहा कि ये बच्चों के लिए गलत है तो उसे तुरंत मिसोजिनिस्ट यानी महिला विरोधी कह दिया गया। अगर किसी महिला ने, किसी मां ने चिंता जताई तो उसे पिकमी कह दिया गया, जिसका मतलब होता है एक ऐसी औरत जो पुरुषों का ध्यान खींचने के लिए दूसरी औरतों को नीचा दिखाती है। मतलब असली मुद्दे पर बात ही नहीं करने दी गई। मुद्दा ये था कि बच्चों पर इसका क्या असर हो रहा है। हाँ। लेकिन बहस को मोड़कर मर्द बनाम औरत का बना दिया गया। जी, लेखक के अनुसार ये ध्यान भटकाने की एक क्लासिक रणनीति थी। असली सवाल से बचने का तरीका। सवाल ये था कि आप बच्चों को गाली देना क्यों सिखा रहे हैं, लेकिन बहस को इस दिशा में मोड़ दिया गया कि मर्द हमारी आवाज क्यों दबा रहे हैं। ठीक है, तो एक तरफ बच्चों की सुरक्षा का एंगल है, दूसरी तरफ रेज बेटिंग का मार्केटिंग एंगल। लेकिन अब्दुल्ला मंसूर की सबसे तीखी आलोचना तो शायद इस ट्रेंड के फेमिनिज्म पर ही है ना? वो इसे एसी कमरों का फेमिनिज्म कहते हैं। ये बहुत भारी शब्द है, इसका क्या मतलब है? ये इस लेख का दिल है। मंसूर का कहना है कि यह पूरा विवाद उन महिलाओं का क्रूर मजाक है जो असल में इस शब्द से जुड़े शोषण की शिकार हैं। वो एक बहुत मार्मिक तुलना करते हैं। सोचिए, एक तरफ दिल्ली या मुंबई के किसी पॉश इलाके के एसी कमरे में बैठी एक प्रिविलेज्ड इन्फ्लुएंसर है जिसके लिए रंडी शब्द को अपनाना एक विद्रोही, फैशनेबल और कूल एक्ट हो सकता है। और दूसरी तरफ रेड लाइट एरिया की वो औरत है जिसके लिए यह शब्द उसकी लाचारी, उसकी मजबूरी, गरीबी, मानव तस्करी और हर रात होने वाले शोषण का प्रतीक है। उसके लिए यह कोई चॉइस नहीं है। जब संभ्रांत वर्ग की महिलाएं इस शब्द को ग्लैमराइज करती हैं, इसे गर्व का तमगा बनाती हैं, तो वो अनजाने में ही सही उस शोषित महिला के दर्द और उसकी मजबूरी को तुच्छ बना देती हैं। ये तर्क सुनने में तो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन क्या कोई ये नहीं कह सकता कि ये इन्फ्लुएंसर्स भी तो उसी शोषणकारी सोच पर हमला कर रही थीं, बस उनका तरीका अलग था? हो सकता है उनका इरादा मजाक उड़ाना ना हो बल्कि उस शब्द को ही बेअसर करना हो। ये एक जरूरी सवाल है, लेकिन मंसूर यहीं पर एक और परत जुड़ते हैं जो अक्सर ऐसी बहसों में गायब रहती है, जाति और वर्ग की परत। वो खुद एक पसमानदा बुद्धिजीवी हैं और वो इस दृष्टिकोण को सामने लाते हैं। उनका तर्क है कि जो इन्फ्लुएंसर्स अपनी स्क्रीन के पीछे बैठकर इस शब्द को कूल बता रहे हैं, उन्हें शायद भारत की जमीनी हकीकत का अंदाजा ही नहीं है। वो कैसे? उनके मुताबिक वंचित समुदायों, दलित और पसमानदा महिलाओं के लिए ये शब्द कोई ट्रेंड नहीं है। ये जातिगत और लैंगिक हिंसा का एक रोजमर्रा का हथियार है जो उन्हें सामंती सोच वाले ताकतवर पुरुषों से रोज झेलना पड़ता है। सड़क पर झाड़ू लगाने वाली या खेतों में मजदूरी करने वाली किसी महिला को जब ये गाली दी जाती है तो वो उसकी जाति, उसकी गरीबी और उसके लाचार होने का प्रतीक होती है। उस महिला के लिए इसे रिक्लेम करने का कोई मतलब नहीं है। उसके लिए इससे बचना ही सशक्तिकरण है। लेख में दलित शब्द के उत्थान से भी इसकी तुलना की गई है, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगे। लोग कह सकते हैं कि दलित शब्द भी तो पहले एक गाली था जिसे बाद में गर्व से अपनाया गया, तो इसमें और उसमें क्या फर्क है? यहाँ एक बहुत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। जब दलित शब्द को अपनाया गया तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीतिक चेतना, एक सामाजिक आंदोलन और आत्मसम्मान की लड़ाई थी। अच्छा। उसका मकसद दबे कुचले समाज को एक होकर एक राजनीतिक पहचान देना था ताकि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें।
उसका एक ठोस सामाजिक राजनीतिक लक्ष्य था। लेकिन लेखक सवाल पूछते हैं कि रंडी शब्द को अपनाने का लक्ष्य क्या है? क्या इससे महिलाओं को समान वेतन मिलेगा? क्या इससे उनके खिलाफ घरेलू हिंसा रुकेगी? या इसका मकसद सिर्फ इंटरनेट पर कुछ दिनों की सस्ती लोकप्रियता पाना है? तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? लेखक के अनुसार इस पूरे खेल में सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? सबसे बड़ा और शायद कभी ना भरने वाला नुकसान उन मासूम बच्चियों का हुआ जिनका डिजिटल फुटप्रिंट हमेशा के लिए खराब हो सकता है। बिल्कुल। आज जो बच्ची अपने बायो में ये लिख रही है, 10 साल बाद जब वो नौकरी के लिए जाएगी तो क्या ये डिजिटल रिकॉर्ड उसका पीछा नहीं करेगा? इन्फ्लुएंसर्स के पास तो महंगे वकील और संसाधन है, वो शायद इससे निकल जाएं, पर उन आम घरों की बच्चियों का क्या होगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो अगर ये नकली सशक्तिकरण है, जैसा कि मंसूर का तर्क है, तो असली सशक्तिकरण क्या है? लेख के अंत में यही बात कही गई है। असली सशक्तिकरण गालियों को गले लगाने में नहीं है। असली फेमिनिज्म उस सामाजिक और आर्थिक ढांचे को बदलने की लड़ाई है जहां किसी महिला को गाली देना ताकत की निशानी समझा जाता है। सही बात है। असली विद्रोह अश्लीलता में नहीं, बल्कि शिक्षा में है, आर्थिक आत्मनिर्भरता में है। असली नारीवाद उन माताओं के संघर्ष में है जो दिन रात मेहनत करती हैं ताकि उनकी बेटियां पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर बने, ना कि गालियों को अपना गौरव समझे। असली सशक्तिकरण उन महिलाओं के लिए आवाज उठाने में है जिनके पास आवाज ही नहीं है। आज हमने अब्दुल्ला मंसूर के लेख के जरिए #ProudRandy विवाद के कई अनछुए और जटिल पहलुओं को समझने की कोशिश की। ये मामला वाकई सतह पर जितना सरल और सीधा दिखता है उतना है नहीं। ये हमें प्रिविलेज, सोशल मीडिया की जिम्मेदारी और नारीवाद के असल मतलब पर बहुत गहराई से सोचने को मजबूर करता है। बिल्कुल। और ये पूरा विवाद एक बड़ा सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाता है। इस डिजिटल युग में जब कोई भी इंसान एक बटन दबाकर एक ट्रेंड बना सकता है जो करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच की वो बारीक रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए? और जब हमारे दर्शक नाबालिग बच्चे हों तो ये जिम्मेदारी कितनी ज्यादा और बढ़ जाती है।